कैसे मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग साइंस यानी केमिस्ट्री का 4 नंबर एक्सरसाइज लेकर के आए हैं, जो कार्बन और कार्बन से बने यौगिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनसे कार्बन और कार्बन से बने यौगिक के बारे में जितने चीज है वो सारे के सारे आज पढ़ने वाले हैं। हर एक बच्चों का ऐसा होता है कि यूपीएससी नेम लिखने में दिक्कत होता है या संरचना बनाने में दिक्कत होता है, एल्केन एल्काइन और एल्केन के बारे में जानने दिक्कत होता है, या कभी कभी इथेन मेथेन के बारे में जानना दिक्कत होता है। ये सारे प्रॉब्लम है जो इस क्लास में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ये लगभग 4 से 5 या 6 आपका पार्ट में बनेगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पार्ट में इसलिए करेंगे क्योंकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो सके, ताकि आप यूपीएससी नाम हो या किसी भी प्रकार के कोई भी चीज़ हो वो सारे के सारे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। सारे के सारे छोटे छोटे पार्ट में रहेंगे ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। एक भी क्वेश्चन आपको इसमें से जो आने वाला हो वो आपसे नहीं छूटेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो, वो सारे के सारे आपको क्लास कराते चलेंगे। थ्योरी के बाद जैसे थ्योरी आपका कंप्लीट होता है, पहला थ्योरी है, पहला थ्योरी तो पहला पार्ट वाला थ्योरी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझाते हैं। ये लगभग मैं आपको कुछ ही मात्रा में देंगे जो आपका परिचय जैसा होगा, जो हमारे ये जानेंगे कि आखिर कार्बन क्या होता है, कार्बन से बने यौगिक क्या होते हैं। इससे जब कार्बन से यौगिक बनते हैं तो उसके बीच में बंध बनते हैं यानी बंधन बनते हैं, उस बंधन के बारे में पढ़ेंगे। साथ में कार्बन से कार्बन अगर मिलते हैं तो उसके बीच में एक बल लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सारी बात जानने वाले हैं। जिसमें शुरुआत अगर करें तो ये हम लोग देखेंगे कक्षा 10th का केमिस्ट्री चल रहा है, जो 4 नंबर एक्सरसाइज कार्बन और कार्बन से बने यौगिक के बारे में है, यानी कार्बन और इनके कंपाउंड के बारे में। आगे अगर बात करें तो ये हम लोग देखेंगे कार्बन आखिर होता क्या है। सबसे मेन बात होता है कार्बन के बारे में कि कार्बन आखिर होता क्या है। तो कार्बन के बारे में अगर जाने तब भी हमें लिए अच्छा है, क्योंकि कार्बन के बारे में हमें जानना बिल्कुल जरूरी होता है। तो हम लोग ये जानेंगे कि आखिर कार्बन जो है ये आखिर होता क्या है। कार्बन कार्बन के बारे में जानना है तो इसीलिए कार्बन पहले समझिए। दुनिया में जितने सारे तत्व या पदार्थ होते हैं वो यह बिल्कुल ये याद रखेंगे, जो अधातु, धातु की बात नहीं कर रहे, अधातु में जितने होते हैं वो सारे के सारे चीजें होते हैं वो कार्बन के बने यौगिक होते हैं। यानी अधिकांशतः आप ये कह सकते हैं कि 75 से 90% जो वस्तु होते हैं वो कार्बनों के द्वारा, कार्बन यौगिक के द्वारा बने होते हैं। बाकी अगर बात करते हैं हम लोग मेटल के, मेटल में नहीं, ये नॉन मेटल में आते हैं, यानी कि ये बिल्कुल अधातु में आते हैं। सारे सारे देखेंगे, ये हम लोग ये देखेंगे कि कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। और अधातु है तो अधातु का ही वस्तु बनाता है। कार्बन एक अधातु है और इसका रासायनिक अगर प्रतीक की बात करें, चिन्ह की बात करें तो सी होता है। कार्बन का रासायनिक संकेत जो होता है वो क्या होता है? सी होता है। इसकी परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या की बात करें तो 6 होते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या क्या होते हैं? 6 होते हैं। इसे अगर शॉर्टकट में अगर बात करें तो हम लोग सी द्वारा शुरू करते हैं, यानी सी होता है। इस प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए इसके बारे में कि प्राकृतिक रूप से इसके समस्थानिकों की संख्या 3 है। प्राकृतिक रूप से यानी भगवान के दिन से अगर बात किया जाए तो प्राकृतिक में इसके समस्थानिक रूप 3 होते हैं, जिसमें पहला को हम लोग 12C बोलेंगे यानी 12C, 13C, और एक होता है 14C, यानी कि 12C, 13C और 14C के रूप में इसके समस्थानिक होते हैं, और ये 3 समस्थानिक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात करें तो देखिए, परमाणु संख्या को तोड़ते हैं ना तो उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। अब इसके बारे में हम भी आपको बताएंगे कि परमाणु संख्या को तोड़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पहले हम लोग पिछले ही कक्षा में पढ़ लिए थे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, किस प्रकार से तोड़ते हैं। नहीं तो हम एक वीडियो डाल देंगे जिसमें आप लोग पूरी तरह से ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिर करते कैसे हैं और किस प्रकार होता है। इसका वीडियो बस कुछ ही समय में आपको डाला दिया जाएगा, बिल्कुल उसको भी देख लीजिएगा। कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है ये 2 और 4 होता है। किसका? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 4 होता है। तथा संयोजकता की अगर बात करें तो इसका संयोजकता 4 होता है। संयोजकता किसको बोलते हैं? कि किसी भी कक्षो यानी कि किसी भी वस्तु या किसी परमाणु के जो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसका संयोजकता कहलाता है। संयोजकता किसको कहते हैं? तो किसी भी वस्तु के या किसी तत्व के बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे संयोजकता कहते हैं। और इसके बाहरी कक्षा में कितना? 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 4 होता है। इसीलिए इसे हम लोग चतुर्स योजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चतुर्स योजक बोलेंगे।
क्लियर। अब चतुर्थ संयोजक क्या होता है इस प्रकार के हम लोग जानेंगे। जो चार अधिक कौन से या कह सकते हैं कार्बन जो अकेले वो चार चार चीजों से क्या कर सकते हैं, वो संयोग कर सकते हैं। ये इसमें एक गुण होता है, नियम होता है ना, गुण होता है। अगर बात करते हैं कार्बन के, तो हमारे प्रकृति में सबसे बड़ा और सबसे अपरूप जो होता है, ये सबसे अच्छा अगर माना जाए तो कोयला, और हम लोग अथी के बारे में, हीरा के बारे में ज्यादा जानते हैं। कोयला हो, हीरा हो, ग्रेफाइट हो, ये सबसे बढ़िया अपरूप होता है जो कार्बन का होता है। अगर बाद में अगर बात करें तो ये भी बात बोलेंगे कि दुनिया का एक सबसे कठोरतम पदार्थ है वो हीरा है, और हीरा कार्बन का बना होता है। उसमें ओनली वन कार्बन, यानी कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और वो दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ है। आगे अगर बात हम लोग ये करें तो देखिए, भोजन हो, भोजन के जितने सामग्री बने, कपड़े हो, दवाई हो, पुस्तकें हो, और अन्य कई सारे ऐसे वस्तुएं हो, जितने वस्तुएं वो जिसे आप क्रम सूचीबद्ध आप जितने चीज देख रहे हैं, ये सारे के सारे आप जो देख रहे हैं सभी के सभी कार्बन के बनता है। किससे बनता है, कार्बन। यानी सभी इस कहता है सर्वोत्तमुखी, ये जितने सर्वोत्तमुखी है तत्व वो सारे के सारे किससे बनते हैं, कार्बन तत्व से बनते हैं, यानी कार्बन पर ही आधारित है। कार्बन के बिना ये सब कुछ बिल्कुल वीरान है, कार्बन के ही मिलकर के बनते हैं। दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं कि सभी सजीव आकृतियां कार्बन के बनी होती हैं। कार्बन के बिना बिल्कुल सारे के सारे क्या है, अधूरा है। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे, और अगला नंबर हमारा स्थिति कहता है कि कार्बन की उपस्थिति बताया करेंगे कि हमारे धरती पे कार्बन की मौजूदगी कितना है, हमारे वायुमंडल में कितना % कार्बन पाया जाता है। ये सारी बात अगर करें तो बिल्कुल अगर बात होता है हमारे लोग, तो धरती पे जितना सारे आप वस्तु देखेंगे, आप वस्तुओं में उपस्थित यानी किसी भी यौगिक में उपस्थित कार्बन की मात्रा या वायुमंडल में कार्बन की मात्रा की बात करें, देखिए वस्तु की बात करें तो हमारे धरती पे 0.02%, और वायुमंडल की बात करें तो 0.03% कार्बन की मौजूदगी है, यानी उपस्थिति है। तो बहुत अच्छे से जानेंगे। कहता है कि कार्बन प्रकृति में बहुत ही अधिक संख्या में यौगिकों में बनता है। बिल्कुल याद रखेंगे, ये यौगिक में क्या है, विराजमान है हमारे धरती पे। कई सारे, ऐसा नहीं कि कार्बन अकेला कार्बन ही ऐसे ही डायरेक्ट कार्बन में, तो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली कार्बन है, यानी किसी वस्तुओं में शामिल होकर के कार्बन आपको मिलते हैं, तो डायरेक्ट कार्बन बिल्कुल नहीं मिलता। कार्बन जो प्रकृति में बहुत ही अधिक संख्या में यौगिक बनाता है, और कहता भू परपटी यानी धरती के जो परपटी यानी धरती के ऊपरी सतह को भू परपटी बोलते हैं। कहता धरती के जो ऊपरी सतह है उसमें खनिजों के रूप में, कहता जैसे कार्बोनेट होता है, हाइड्रोकार्बोनेट होता है, कोयला हो, पेट्रोलियम, इन सभी के रूप में, सारे के सारे खनिज है, इन सभी खनिजों के रूप में केवल अगर बात करें तो केवल 0.02% यानी 0.02% एक कार्बन की मौजूदगी है हमारे पृथ्वी पर। एक पृथ्वी की बात कर रहे हैं। वायुमंडल की बात अगर करें तो वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितना है, 0.03%। आपको एग्जाम्पल में आता है, या आपको एग्जाम में जरूर आएगा, क्या आता है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति कितना आता है। ये बिल्कुल यहाँ पर मारेंगे, वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति कितना है, 0.03%, जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बिल्कुल मौजूद होता है। और अगर पृथ्वी की बात किया जाए तो पृथ्वी पे 0.02% है जो हमारे भू परपटी पे मौजूद है। कहता है कार्बन के एक सामान्य तत्व ये है, कार्बन एक सामान्य तत्व है जो ब्रह्मांड में सभी जगह पाया जाता है। कार्बन जो है बिल्कुल समान, एकदम नॉर्मल जनरल तत्व है, जो दुनिया के बात छोड़ो, ब्रह्मांड की बात करते हैं, ब्रह्मांड में सभी जगह कार्बन पाई जाती है। कहता है कि और विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है। ऐसा नहीं कि कार्बन के रूप में होता है, ये कई सारे यौगिकों के रूप में है, यौगिक बनाते हुए पाया जाता है। कहता बहुत से हमारे आसपास के निर्जीव और सजीव वस्तुएं भी कार्बन के बने होते हैं। हमारे आसपास के जितने निर्जीव वस्तु हो या सजीव वस्तु हो, वो सारे के सारे वस्तु कार्बन के रूप में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। कहता जैसे पौधे हो, जंतु हो, चीनी हो, या कहता ईंधन, कागज, भोजन, वस्त्र, धागे, दवाइयां और सौंदर्य प्रधान। सौंदर्य के मतलब ऐसा समझते हैं कि जो श्रृंगार पटार करने वाला, जो सुंदरता बढ़ाने वाला जिसको कहते हैं ना, तो वो सौंदर्य बढ़ाने वाले जितने सामान होते हैं, जैसे आप श्रृंगार के सामग्री कह सकते हैं, तो श्रृंगार सामग्री जो है वो सारे के सारे और कई सारे ऐसे तत्व है, वो सारे के सारे कार्बन से बने होते हैं, यानी कार्बन उसमें मिला होता है।
कहता कार्बन के होते हैं, और ये सभी कार्बनिक यौगिक है। देखिए सभी क्या क्या है, कार्बनिक यौगिक है, जो या तो पौधे से या जीवों से प्राप्त होता है, या तो ये पौधे से प्राप्त हो जाते हैं, नहीं तो ये जीवों से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं रसायनिक शास्त्र में रसायन शास्त्र को कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। देखिए अगर जब हम लोग कार्बनिक शास्त्र पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें कार्बन के बारे में कार्बनिक एक शास्त्र होता है, कार्बनिक यौगिकों का, कार्बन का एक अलग शास्त्र पढ़ते हैं। जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के नाम से हम जाते हैं, कार्बनिक अकार्बनिक के नाम से जानते हैं। तो उस तरह से एक अलग हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक शास्त्र, यानी कि पूरा अलग एक सब्जेक्टिव हो जाता है कार्बनिक चीज पढ़ने का। अगला बात अगर देखें तो हम लोग ये देखिए कि कार्बन के अपरूप क्या होता है, कार्बन को कौन कौन से अपरूप से हम लोग जानते हैं। कहता है कार्बन के अपरूप की बात करें तो कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप है। वैसे कई सारे अपरूप जो होते हैं जो अलग अलग गुणों के आधार पर पाए जाते हैं। कहता है किसी तत्व में भिन्न भिन्न रूपों में इनकी जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कहता है किसी तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनकी भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, परंतु सब रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। सबका रासायनिक गुण जो होता है बिल्कुल एक जैसा, लेकिन भौतिक गुण होता है सबका एक ही जैसा, यानी कह सकते अलग अलग होता है। भौतिक गुण अलग अलग होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण होता है सबका एक ही होता है। भौतिक गुण किसको बोलते हैं, जिसको हम अपनी आंखों से एकदम सामने देखते हैं उसको भौतिक गुण कह सकते हैं, और जिसको हम नहीं देखते हैं उसको जांच पड़ताल करने के बाद निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक गुण। क्या बोलते हैं, रासायनिक गुण। तो वही कहता है कि किसी तत्व के, कोई भी तत्व हो, कोई भी तत्व के विभिन्न रूप में ये भौतिक गुण पाए जाते हैं। गुण जो भौतिक गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, चाहे कोई भी तत्व हो जो कार्बन से बने होते हैं, लेकिन परंतु मतलब लेकिन कहता है रासायनिक गुण धर्म जो होता है समान, यानी सबका एक जैसा होता है। कहता कि वे उस तत्व के अपरूप कहलाते हैं। जिस तत्व का रासायनिक गुण एक समान हो और भौतिक गुण अलग अलग हो, यानी जिससे अपरूप यानी कार्बन का गुण जो मिलता है बहुत रासायनिक गुण, वो उसके अपरूप होते हैं। यानी कार्बन के 3 अपरूप हो। कार्बन के कितने अपरूप है, 3 अपरूप है, जो अच्छी तरह से आपको ज्ञात होना चाहिए। ये तीनों अपरूप आपको नीचे दिख रहा हो, जो पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। पहली की बात करें तो पहला ग्रेफाइट होता है, दूसरा हीरा है, और तीसरा भी इसको कहे तो ये फ्लोरीन है। क्या है, फ्लोरीन है। डायरेक्टली याद रखेंगे, पहला क्या है, पहला जो आपका आता है तो ये आपका ग्रेफाइट आता है। क्या आता है, ग्रेफाइट। दूसरा आपका हीरा आता है, और तीसरा जो है जिसको हम लोग फ्लोरीन कहते हैं, जो फुटबॉल की तरह आकृति है, जैसा फुटबॉल की आकृति होता है, फुटबॉल की आकृति जैसा ये फ्लोरीन है। अब तीनों के बारे में जानेंगे कि ग्रेफाइट क्या है, कार्बन क्या है, और ये फ्लोरीन है, ये क्या है। इन तीनों के नाम इसकी तरह से हम लोग जानेंगे। अब जानते हैं सबसे पहले तो ये आता है ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट आखिर क्या है, ग्रेफाइट किसको हम कहेंगे, ग्रेफाइट की आखिर खासियत क्या है, इसका गुण क्या है, ये जानते हैं। तो ये प्रत्येक कार्बन अणु 3 अन्य कार्बन से, प्रत्येक कार्बन जो है, कार्बन के अणु 3 अन्य मतलब 3 अलग अलग कार्बन के अणुओं से उसी तल में बने होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक जो अति हो तो एक तरह से एक कह सकते हैं कि एक गुण पाया जाए, यानी कि एक हो, साथ में 2, ये 3 3 तो है ही, 3 गो अन्य, 3 कार्बन के गुण और 3 अन्य गुण, और इन सब को मिला करके एक षष्ठभुज मतलब 6 भुजा वाला एक आकृति बनाता है। और ये जो 6 भुजा वाला आकृति है इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बन। क्या बोलते हैं, कार्बन। यानी ग्रेफाइट भी हो, हीरा हो, या कह सकते हैं फ्लोरीन जो फुटबॉल का आकृति का हो, और बिल्कुल सारे के सारे इसी के रूप में आपको मिल जाएंगे। जैसे अब एग्जांपल अगर बात करें तो ये हमारा अगर एक फुटबॉल है तो फुटबॉल देखिए, फ्लोरीन में फुटबॉल ज्यादातर दिखाया जाता है। वैसे हम यहीं पर अगर दिखाएं आपको तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। क्या, पहले बात करें कि पहला जो होता है जो आपका सबसे पहले आता है, यानी कि यहाँ पर कितना 3, और 3 आपका अन्य जो मिल जाएंगे, है ना। और इन सबको अगर मिलाएंगे तो 6 भुजाओं वाली क्या मिल जाते हैं, 6 भुजाओं वाली आपको मिल जाएंगे। अब ये 6 भुजाओं को बिल्कुल अलग अलग जैसे डिवाइड करते हैं इस तरह से, तो बिल्कुल आपको लगेगा एक फुटबॉल का आकृति लग लेता है, यानी फुटबॉल बन जाता है। तो इसमें 6 वो क्या होते हैं, यानी कि इसमें 6 भुजाओं वाली यानी षष्ठभुज जिसको कह सकते हैं, षष्ठभुज आकृति के होते हैं। तो बिल्कुल याद रखेंगे, प्रत्येक कार्बन के अणु जो होते हैं 3 होते हैं, प्रत्येक कार्बन के अणु 3, और अन्य कार्बन जो होते हैं उनका भी 3 अणु होते हैं, दोनों के मिला करके 6 अणु वाले बनते हैं, यानी षष्ठभुज बनते हैं, और उसी तल में बने होते हैं, यानी एक ही तल में बने होते हैं, जिससे कहता है कि षष्ठकोणीय अवयव। अवयव मतलब होता है आकृति, बिल्कुल याद रखेंगे, अवयव माने क्या होता है, आकृति। आकृति
क्लियर। तो कहता है कि षष्ठ कोणीय आकृति मिलता है और इसमें से एक आबंध द्विव आबंध होता है। एक आबंध मतलब एक आबंध जो होता है ये द्विव आबंध की तरह होता है, द्विव बंध की तरह होता है और इस प्रकार कार्बन के संयोजकता संतुष्ट हो जाता है। इस प्रकार से कार्बन की जो संयोजकता होता है वो क्या होता है, संतुष्ट हो जाता है। अब कैसे संतुष्ट होते हैं, आपको संतुष्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक जगह से, एक बिंदु से तीन जगह निकलता है। देखिए कहीं पर भी देखिएगा तो तीन लाइन होगा, एक तो इधर वाला लाइन देखेंगे, एक इधर से देखेंगे, एक इधर से, यानी तीन लाइन एक बिंदु पर आकर के मिलता है। तो इस तरह से तीन लाइन मिलता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक कार्बन है, क्या है, कोई कार्बन हो सकता है। अब मान लीजिए एक कार्बन है, कार्बन के दो इधर से लिया और दो इधर से लिया। जब दो इधर से और दो इधर से लेगा तो दो दो तो लिया और दो दो मिला करके चार। जो चार जो आपका होता है संयोजकता इसका होता है, जो संयोजकता को क्या करता है, संतुष्ट करता है। एक जो होता है इधर से जाता है वो कार्बन, यानी एक तरफ से कार्बन है और दो तरफ से इसका संयोजकता मिलता है और तब मिलकर के क्या बनते हैं, षष्ठकोणीय यानी कि आकृति बनाता, आयु बनाता है, जो संयोजकता को मिलाते हुए, संयोजकता को संतुष्ट करते हुए निकलता है। बताया आगे कि ग्रेफाइट विद्युत का एक क्या है, बहुत ही अच्छा सुचालक है। ग्रेफाइट एक ऐसा क्या है, ये अच्छा सुचालक मतलब कह सकते हैं कि ग्रेफाइट एक अच्छा विद्युत का सुचालक। ये बिल्कुल अधातु है। आपको पता होना चाहिए सुचालक किसे कहते हैं, जो सुचालक हो, वैसा पदार्थ या वैसा तत्व जो विद्युत का सुचालक हो उसे हम लोग धातु कहते हैं। लेकिन ये धातु नहीं, अधातु है और अधातु होते हुए भी ये सुचालक है। और जितने अधातु होते हैं वो सारे के सारे कुचालक होते हैं, यानी सुचालक नहीं होते, बिल्कुल याद रखेंगे। जबकि अन्य अधातुएं सुचालक नहीं होते हैं, यानी कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं। लेकिन केवल और केवल ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो धातु का अधातु है, जो धातु का एक गुण रखे हुए, क्या चीज का, जो विद्युत का सुचालकता होता है, यानी विद्युत का सुचालक होते हैं। क्लियर। आगे की अगर बात करें फ्लोरीन के बारे में, तो फ्लोरीन आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि फ्लोरीन एक कार्बन का अपरूप अन्य वर्ग का है। एक कार्बन के अपरूप है जो अन्य वर्ग का, ना हीरा में आता है और ना ही ग्रेफाइट में आता है। ये हीरा और ग्रेफाइट दोनों से अलग वर्ग के आते हैं। यानी कह सकते हैं कि फ्लोरीन जो है कार्बन के एक अपरूप है जो अन्य वर्ग के होते हैं और इसमें सबसे पहले C60 की पहचान की गई है। किसका की गई है, यानी फ्लोरीन में C60 का पहचान सबसे पहले किया गया था और वो अमेरिका के वैज्ञानिक किए थे। बिल्कुल याद रखेंगे, सबसे पहले C60 का पहचान किया गया जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यानी जब C60 को जब देखा गया तो इसमें कार्बन को यानी फ्लोरीन को जब देखा गया तब बिल्कुल फुटबॉल की आकृति जैसा इसको दिखाई दिया। जब इसको देखे इनके वैज्ञानिक जो फ्लोरीन, इनका नाम भी फ्लोरीन के वैज्ञानिक, यानी जो वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक का नाम फ्लोरीन था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम फ्लोरीन पड़ा है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, जो फ्लोरीन देखे कि फुटबॉल की आकृति का था तो इसका डिजाइन उन्होंने सबसे पहले दिए थे। चूंकि ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे, किसका वैज्ञानिक थे, अमेरिका के, जो आर्किटेक्ट थी, कहता है कि बकमिंस्टर फुलर, यानी फुलर जो है, जो फ्लोरीन का जो थी दिए थे वो फुलर द्वारा डिजाइन किए गए। ये कहता है जियोडेसिक गुबंद के समान लगते हैं। जियोडेसिक गुबंद यानी कि गुबंद होता है ना, उस तरह से एकदम गोलाकार फुटबॉल की तरह लगते हैं। इसीलिए इस अणु को फ्लोरीन के नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया, ये फ्लोरीन के नाम इनको दिया गया, यानी कि इन्हीं के नाम पर कह सकते हैं कि अमेरिका के जो वैज्ञानिक है इन्हीं के नाम पर क्या नाम दिया, फ्लोरीन नाम दिया गया। जो C60 का पहचान सबसे पहले किया गया था, ऑब्जेक्टिव में आप याद करके रखेंगे। आगे अगर बात करें कार्बन में अब बंध बनते हैं। कार्बन में क्या बनते हैं, बंध, मतलब मान सकते हैं कि एक कार्बन है और कार्बन के कई सारे यहाँ पर कार्बन दे सकते हैं, यानी कि कई सारे कार्बन कर सकते हैं कि कई सारे इसमें कार्बन दे सकते हैं। अब कई सारे कार्बन में मान लीजिए कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, या 2 4 6 10 12 जितना आपको कार्बन देना है, अब उस तरह से सजाएंगे। साथ में उन सभी के संयोजकताओं को मिलाते हुए हम लोग इसमें क्या करेंगे, अभिक्रिया करके एक संरचना बनाते हैं, उस तरह से संरचना बनाते हैं। अब उसी बात में कहता है कि जब कोई भी चीज को, जैसे मान लीजिए अगर हाइड्रोजन को हम लोग अगर हाइड्रोजन से जोड़ते हैं और ऑक्सीजन इसमें क्या होते हैं, एक ऑक्सीजन जो इसका होता है ये संयोजकता होता है, यानी संयोज करता है, यानी अभिक्रिया करता है, तब जाकर के इसका इस तरह से आकृति बनते हैं। अब ये इसके एक लेकर के और ये अष्टक पूरा करता है, ये भी अष्टक पूरा करता है और ऑक्सीजन का भी अष्टक पूरा होता है।
अब इसमें अष्टक जब पूरा होगा तो दोनों के बीच में एक बंध बनता है और इसी बंध को हम लोग आबंध कहेंगे। और ये तो हो गया, इसमें कार्बन नहीं है, लेकिन कार्बन वाले में जैसे बनता है उसको हम लोग कार्बन का आबंध कहेंगे। अब कार्बन का आबंध सुनिए क्या होता है। कहता कार्बन के सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे संयोजकता हम लोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे संयोजकता कहते हैं। बिल्कुल याद रखेंगे, संयोजकता। संयोजकता कितना होते हैं? 4 होते हैं। कार्बन के संयोजकता 4 होते हैं और इसके बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा वो बाहरी सेल कहे या बाहरी कोष कह सकते हैं। कहता कार्बन के सबसे बाहरी कक्षा में, बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास। कहता इलेक्ट्रॉनिक इसका अगर उत्कृष्ट गैस बनाने के लिए, यानी इसका अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक जब पूरा करना, उत्कृष्ट गैस कैसे बनेगा? जब इसका अष्टक पूरा होगा तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसका विन्यास होता है। विन्यास कैसे में होता है? तो आपको इसका पूरा परमाणु संख्या 6 है, जो 2 और 4 में इसका विन्यास होता है और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो संयोजकता कहलाता है। इसी में अगर बात करें तो विन्यास को प्राप्त करने के लिए कहता इसका 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने या खोने का आवश्यकता होती है। यानी इसका जो 4 इलेक्ट्रॉन जो संयोजकता है, इसके उत्कृष्ट गैस यानी कि इसका संयोजकता पूरा करने के लिए, इसका कोष्टक यानी कुछ होता है अष्टक पूरा करने के लिए, इसे चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा। 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अष्टक पूरा होता है 8 गो पे। कितना पे? 8 गो पे अष्टक पूरा होता है। चाहे तो इसके पास 4 है, चाहे तो 4 और लेगा तब जाकर अष्टक पूरा होगा, या 4 को इसके पास है, 4 को भुला देगा यानी कि किसी को दे देगा, तब जाकर के इसका अष्टक पूरा होता है। और इसको चाहे तो प्राप्त करना या खोने, दोनों में से कोई ना कोई काम इसको करना आवश्यक होता है। और यदि इन्हें इलेक्ट्रॉन्स को प्राप्त करना या खोना हो तो इस खोएगा या प्राप्त करेगा, और जो खोने और प्राप्त करने से जो एक बंध बन जाता है, और एक बंध जो बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कार्बन में बंध बोलेंगे, यानी कार्बन का आबंध कहलाएगा, यानी बंध बनता है। अब सुनिए, इसमें हम जानेंगे। कहता है ये 4 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करेगा। अब सुनिए, प्राप्त करेगा तो अगर लेगा तो एक कहलाएगा ऋण आयन, यानी कि कर्जा वाला कहलाएगा। अगर देगा तो दयावान कहलाएगा, धनायन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? धनायन। दयावान जो देने वाला होता है, दाता होता है, जिसको दयावान कह सकते हैं। तो वो देने वाला अगर हुआ तो उसको धनायन, दयान यानी धयायन बोलेंगे कि क्या है? धनायन है। और लेगा तो इसको ऋणायन बोलेंगे। तो कहता है यदि अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये प्राप्त करेगा, लेगा, तो C4 यानी कि 4 इस C के पावर जो -4 प्राप्त होगा, यानी ये ऋणायन बना सकता है। और लेकिन कहता है 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन रिक्त इलेक्ट्रॉन धारणा करना मुश्किल हो सकता है। मान लीजिए अगर कोई प्रोटॉन है, उसके 6 गो इलेक्ट्रॉन है, अब 6 इलेक्ट्रॉन में इसको 2 ही चाहिए, तो 4 गो ले लेगा तो इसके पास तो 10 गो हो जाएगा। और जब 10 गो हो जाता है, इसको 10 गो कोई कामे का नहीं रहेगा। 4 जब लेगा तो इसको 10 गो कोई काम का नहीं रहेगा। तो 10 गो कोई काम का नहीं रहेगा तो लेने का इसको कोई मतलब ही नहीं बनता है, तो लेगा ही नहीं। क्या करेगा? ये नहीं लेगा तो छोड़ देगा इसको। तो ये भी करना इसके लिए मुश्किल हो जाता है। ये दे भी नहीं सकता है, यानी किसी को ये दे नहीं सकता है ताकि इसमें -4 लगा करके इसका अष्टक पूरा हो जाए, तो ये नहीं दे सकता है। अब दूसरी बात कहता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है, तब 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? किसी को दे सकता है। अब सोचिए 4 इलेक्ट्रॉन किसी को जब देगा, तब जब देगा किसी को 4 इलेक्ट्रॉन, तब कहता है कि लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन जब वो देगा और 6 इलेक्ट्रॉन वाला प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन का क्या है? प्रोटॉन। जब इसका कम जाएगा, मान लीजिए एक माइनस होगा इसमें, कहीं तो आपका हो गया, जो देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। चलिए यहां पर देखेंगे, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन के पास। 4 इलेक्ट्रॉन अगर इसको से कोई से लेता है, जब प्राप्त करेगा, लेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा ना। और 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा तो अष्टक पूरा होगा नहीं, क्योंकि अष्टक 8 गो पर पूरा होता है, ना कि 2 गो पर। 2 पर सिर्फ किसका पूरा होता है? तो वो सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम का पूरा होता है, बाकी किसी का पूरा नहीं होता है। तो ये 2 का भी नहीं पूरा होगा, तो यहाँ पर रह जाएगा 2 गो। 2 गो से इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, तो इसको छोड़ देगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है। अब 6 इलेक्ट्रॉन किसी के पास है, यानी कि प्रोटॉन के पास है, और 6 इलेक्ट्रॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अगर देगा तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होगा। 10 इलेक्ट्रॉन का इसका कोई काम ही नहीं रहेगा। तो कह सकता है कि लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन खो करके भी, यानी 6 इलेक्ट्रॉन वाला नाभिक केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनने का
के लिए कहता है अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और अत्यधिक ऊर्जा की जब आवश्यकता होगा तो ये इसका काम को करेगा नहीं, तो ये काम भी इसका क्या होगा, यानी विफल हो जाएगा, फेल कर जाएगा। ये काम तो फेल होगा ही होगा, साथ में ये काम भी इसका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। आगे अगर बात करें तो ये देखेंगे हम लोग कि तीसरा नंबर देखिए क्या कहता है कि इन दोनों ही स्थितियों में कार्बन के साथ समस्या है, ना लेने में इसका बनेगा और ना ही इसको देने में बनेगा। तो लेने और देने दोनों ही कामों में इस कार्बन के क्या समस्या बन जाता है। अतः कार्बन जो है इस समस्या का निवारण अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन के साझेदारी खुद कार्बन या का अन्य जो परमाणु होते हैं उनसे कर पाता है, जो कार्बन ही नहीं अन्य कार्बन के परमाणु भी इसी प्रकार साझेदारी करके यौगिक बनाते हैं। बिल्कुल याद रखिए क्या कहता है, जो सुनिए, कहता है कि जब इन दोनों लेगा या देगा दोनों साथ में इसके क्या स्थितियों में कार्बन के साथ समस्या है, अतः कार्बन जो इस समस्या का हल कैसे निकालेगा, निवारण करने के लिए यानी हल निकालने के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ खुद से साझेदारी करे, जिसको जरूरत पड़ेगा उसके पास ही खुद जाएगा या खुद उसके पास आएगा, दोनों मतलब ये भी जाएगा वो भी आएगा, यानी दो लेगा तो दो देगा, यानी चार लिया तो चार दिया, एक दिया तो एक लिया। इस तरह से लेने देने के काम यानी साझेदारी करेगा, यानी जब जरूरत पड़ेगा तो लेने का भी काम करेगा और जब जरूरत पड़ेगा तो देने का। ऐसा नहीं कि चारों एक होकर दे दिया तो उसका भी गड़बड़ हो जाएगा, जिसको जरूरत पड़ेगा तो उसको से लेने देने का दोनों काम करेगा। तो कहता है खुद कार्बन से क्या कर रहा है साझेदारी, जब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो खुद कार्बन से या कोई अन्य परमाणुओं से कहता कर पाता है। कार्बन ही नहीं अन्य तत्व के परमाणु भी इसी प्रकार साझेदारी करके यौगिक बनाते हैं। यानी यही नहीं, जब इसका जरूरत, मान लीजिए हमारे पास अगर 2 रुपया है और 2 रुपया ही हमको जरूरत है, अब मान लीजिए 2 रुपया है, 2 रुपया की जरूरत है, 2 रुपया वाला हमको तो कैसे देगा, नहीं देगा। हो सकता है कि 2 रुपया वाला दे, लेकिन जिसके पास 4 रुपया है तो वो कहेगा कि हमको तो 4 रुपया का काम है था, हमको 4 रुपया होले है, अब तुम्हारे पास 2 रुपया काम है तो दूगो वाला से जाकर मांगो, तो इसको दूसरा जगह मांगना पड़ेगा। तो ये वही काम कर रहा है कि जिसको जरूरत है उसके पास से जाएगा, ना कि जिसके पास ज्यादा है उसके पास जाएगा। आपको भी अगर कभी किसी से जरूरत पड़ा हो तो जो आपको पैसा कौड़ी देता है उसके पास आप जाएंगे, ना कि एक बार भगा दिया उसके पास जाइएगा। वही काम एक किया है और इसी प्रकार के अन्य सारे परमाणु भी ऐसा ही काम करते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला नंबर बात समझेंगे कि रासायनिक बंधन जो बता रहे थे वो क्या होता है। कहता किसी यौगिक में तत्वों के परमाणु के बीच लगने वाले बल से बनने वाले जो आबंध को रासायनिक आबंध कहते हैं। रासायनिक आबंध की बात समझिए कि कोई एक तत्व है, कोई तत्व हो और 2 तत्व के एक दूसरे से जो परमाणुओं के बीच में जो लगने वाला बल है, यानी इसको और ये दोनों के बीच में जो बल लगते हैं और इसी बल से जो आबंध बनते हैं, उसी आबंध को हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक आबंध कहते हैं। रासायनिक आबंध 2 प्रकार के होते हैं। रासायनिक आबंध कितना प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो आयनिक आबंध होते हैं और एक होता है सहसंयोजी आबंध। अब दोनों बारे में समझेंगे कि आयनिक आबंध क्या होता है। तो आयनिक आबंध आपको इस प्रकार कहता है कि आयनिक आबंध वह आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के पूर्णतः स्थानांतरण के द्वारा होता है, उसे आयनिक आबंध कहते हैं। क्या कहेंगे, आयनिक आबंध। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए तो Na है ना, Na मतलब ये आपका सोडियम हो गया, Na हो गया यानी सोडियम है, ये प्लस वाला है, और ये आपका Cl हो गया, Cl मतलब माइनस वाला। ये प्लस वाला और माइनस वाला यानी कि दोनों एक दूसरे से लेन देन करके और एक तत्व बना लिया, यानी NaCl। अब NaCl बनाया तो बिल्कुल उदासीन हो गया, यानी खुद से लेन देन करके आप पूर्णतः हस्तांतरण किया, एगो लिया एगो दिया। तो इस तरह से जब आबंध दोनों के बीच में बनेगा तो इसी को हम लोग आयनिक आबंध कहेंगे। क्या बोलेंगे, आयनिक आबंध कहेंगे। ये इसको दे दिया तो ये भी खाली हो गया और ये भी पूरा हो गया, और ये इसको दे देगा तो ये भी पूरा हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि ये सिर्फ इसको से दे दिया, आपका काम एक के बार में खत्म, एक बार में जो पूर्ण तक खत्म हो जाए, एगो दिया आपका काम खत्म। जैसे इस सोडियम के पास एगो प्लस है, ज्यादा है, तो ये इसको दे देगा, इसके पास भी 0 हो जाएगा, इसके पास भी 0 हो जाएगा। और जब दोनों के पास 0 हो गया तो बिल्कुल 0 एक नया चीज बन गया। इसको मैं सिर्फ लेने का काम, एगो के देने का, एगो के लेने का काम हुआ, ना कि हम दिए तो फिर बाद में लेबो करेंगे। जब बाद में लेबो करेंगे उसको सहसंयोजी आबंध कहेंगे। और जब एक ही बार में काम खत्म,
सिर्फ दे दिए तो दे दिए, हो गया, हम वापस नहीं लेंगे। अब कोई उसको से ले लिए तो ले लिए, अब उसको वापस नहीं देंगे, तब उसको हम लोग बोलेंगे आयनिक आबंध। क्या बोलेंगे? आयनिक आबंध कहेंगे। क्लियर? चलिए आगे समझेंगे। अब इसमें सहसंयोजी दूसरा नंबर है सहसंयोजी आबंध। कहता है वह आबंध जो दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का एक युग में जो साझेदारी होता है, उसमें साझेदारी नहीं हो रहा था, इसमें साझेदारी होता है। ले रहे हैं और दे भी रहे हैं, यानी देंगे, देने और लेने दोनों का काम जब होता है उसके बोलते हैं साझेदारी करना, है ना। जैसे पार्टनरी हो, पार्टनरी में या दोस्ती में साझेदारी होता है ना। साझेदारी मतलब आज हम तुमको 10 रुपया दे रहे थे, कल हम थोड़ा सा 10 रुपया लेबो करेंगे, तो इसको बोलते हैं साझेदारी करना। तो ये साझेदारी को हम लोग सहसंयोजी आबंध कहेंगे। क्या बोलेंगे? सहसंयोजी आबंध कहेंगे। सहसंयोजी आबंध जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला कि एकल सहसंयोजी आबंध, दूसरा द्वि सहसंयोजी आबंध, और तीसरा त्रिसहसंयोजी आबंध। अब सुनिएगा, तीनों को परिभाषा आपको समझा देते हैं। एकल सहसंयोजी आबंध में एक ही परमाणु को क्या करते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन को या एक ही आयन को लेने देने का काम होता है, उसको एकल सहसंयोजी आबंध कहेंगे। जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनों को लेने देने का काम होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यानी द्विसहसंयोजी आबंध कहेंगे। और जिसमें 3 गो के लेन देन हो उसमें त्रिसहसंयोजी आबंध कहेंगे। अब पहले समझिएगा एकल में। एकल में क्या होता है कि 2 परमाणुओं के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन के युग्म के साझेदारी से बनते हैं, और तब जाकर के उसे संयोजी आबंध को एकल आबंध कहेंगे। क्या बोलेंगे? एकल सहसंयोजी आबंध कहेंगे। नॉर्मल सी बात है, यानी कि 2 परमाणु कोई हो और दोनों परमाणु के बीच में जब एक एक इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण हो, त्याग करे या ग्रहण करे, दोनों काम होता है, तो उससे जो साझेदारी होता है और उससे बनने वाले संयोजी आबंध को एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। नॉर्मल सी बात, जो एक एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है और तब जाकर के सहसंयोजी बनता है उसे हम एकल सहसंयोजी आबंध कहेंगे। और इसमें जो 2 अणुओं के बीच में एक रेखा खींचा जाता है। किस रेखा? एकल सहसंयोजी आबंध में एक ही रेखा खींचा। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे ना कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो आबंध बनेंगे तो एक रेखा खींचेंगे तो एकल सहसंयोजी आबंध बनेंगे। जब 2 रेखा खिंचाएगा इसमें तो द्विसहसंयोजी आबंध कहेंगे, और 3 रेखा खिंचाएगा तब त्रिसहसंयोजी आबंध कहते हैं। तो ये एकल सहसंयोजी आबंध हो गया। दूसरा का बहुत इसी तरह से है कि 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाला सहसंयोजी आबंध को द्वि आबंध कहेंगे या द्वि सहसंयोजी आबंध कहेंगे। इसे 2 परमाणुओं के बीच में, इसमें दोनों परमाणु, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्योंकि दोनों के परमाणु संख्या कितना होता है? 6 तो 2 लेगा 2 देगा, तो 2 लेने और देने का दोनों का काम करेगा। तो इसको हम डबल बॉन्ड, यानी कि इसको अंग्रेजी में डबल बॉन्ड कहते हैं, उसे सिंगल बॉन्ड, इसे हम लोग डबल बॉन्ड कहेंगे। यानी द्वि आबंध को क्या कहेंगे? डबल बॉन्ड कहेंगे, और उसको सिंगल बॉन्ड कहते थे अंग्रेजी में। अब द्विसहसंयोजी आबंध किसको कहेंगे? डबल बॉन्ड किसे कहेंगे? जो 2 परमाणुओं के बीच में, 2 परमाणु है, 2 परमाणुओं के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो, साझेदारी से बनने वाला जो सहसंयोजी आबंध होते हैं उसे हम लोग द्वि आबंध या डबल बॉन्ड कहते हैं। इसे के बीच में यानी कि 2 बॉन्ड यानी 2 तीर के निशान 2 रेखा से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, दिखाया जाता है। और ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है? डबल बॉन्ड। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी में ऑक्सीजन में बनता है, कई सारे ऐसे तत्व हैं जिनमें क्या बनते हैं? डबल बॉन्ड बनते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर पॉइंट देखेंगे, यानी सी नंबर, यानी तीसरा नंबर त्रिसहसंयोजी आबंध। कहता 2 परमाणुओं के बीच कहता 3 इलेक्ट्रॉन का क्या हो, साझेदारी से बनने वाले आबंध को क्या बोलेंगे? त्रि आबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। और इसमें 2 परमाणुओं के बीच में 3 छोटी छोटी रेखाएं दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर देख रहे होंगे एन और एन, है ना। और इनके बीच में 3 गो के क्या होता है? 3 रेखा खिंचा जाते हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे जो नाइट्रोजन के बीच में आबंध, त्रि आबंध बनते हैं। क्लियर? चलिए अगली बात हमारा है जो ए पॉइंट कहता है कि सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के गुण, सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के गुण। अब गुण क्या है जी सुनिए। कहता है कि सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के गुण जो है वो उनके बीच में प्रबल आबंध होते हैं, यानी कि 2 जो
यौगिक जुटेंगे और दो यौगिकों के बीच में जो बंध बनते हैं वो प्रबल होते हैं। क्या होता है? प्रबल। प्रबल मतलब एक कमजोर होता है। क्या होता है? प्रबल मतलब क्या होता है? कमजोर। और दुर्बल माने होता है बरियार। याद रखेंगे, प्रबल और दुर्बल। प्रबल मतलब प्रबल जब बंध बनेगा, प्रबल बंध मतलब बांध कर सकते हैं, दोनों के बीच में जो बांधा हुआ चीज है, तो जब प्रबल बंध बनेगा तो प्रबल माने कमजोर है और दुर्बल माने बरियार है। प्रबल माने कमजोर और दुर्बल माने बरियार। याद रखेंगे, ये दोनों यौगिकों के बीच में जो प्रबल आबंध बनते हैं यानी कमजोर आबंध बनते हैं, इसके अंतरा अणुक बल भी कम यानी कमजोर होता है ना। अंतरा अणुक बल भी जो होता है वो कमजोर यानी कम होता है। इसके गलनांक और क्वथनांक भी कम होता है। ये गलेगा भी जल्दी और एक इसका क्वथनांक जो होता है ये भी बिल्कुल कम होता है। कहता है यह यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक के मतलब समझिए कि ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? अधातु होते हैं। दोनों के दोनों क्या होते हैं? अधातु होते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार से क्लियर करते हैं। आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग तो इस प्रकार बढ़ेंगे, यानी कार्बन के अन्य गुण। कार्बन के अन्य गुण क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आता है श्रृंखलन। अब श्रृंखलन आपको दो बार समझाएंगे, एक बार तो यहाँ पर बता रहे हैं, एक बार और आगे बताएंगे हम आपको। सुनिएगा कि कार्बन के जो अन्य गुण होंगे, जिसमें कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ में आबंध बनने के द्वितीय क्षमता होती है, जिसे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। जिसे बहुत संख्या में यानी बहुत ज्यादा अणु बनते हैं, और इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। अब इसको आपको समझाते हैं, जब आगे हम आपको बताएंगे ना IUPAC नेम हो या इसका नामकरण कराएंगे तब उसमें आप समझाएंगे। यानी कई सारे कार्बन एक दूसरे से मिलते हैं और तब जाकर के एक अणु बनते हैं, और इसमें बहुत सारे गुण बनते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी इस प्रकार से ऐसा बनता है, तो इसको हम लोग श्रृंखलन। ये श्रृंखला व श्रृंखला एक चैन की तरह है। श्रृंखलन मैंने कह सकते हैं चैन, ये चैन के रूप में बिल्कुल बन रहा है, तो इसको बोलेंगे श्रृंखलन बन रहा है। ये इसका कार्बन का गुण है कि बड़ी मानी संख्या में, यानी कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ में जब आबंध बनते हैं तो इसे अद्वितीय क्षमता होती है। इसे अद्वितीय मतलब ये दूसरा कोई क्षमता नहीं होती, केवल एक ही क्षमता होता है, इसे अद्वितीय क्षमता कहते हैं। जिसे बड़ी संख्या में क्या होते हैं? बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, और इसी गुण वाले श्रृंखलन, इसी गुण को हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रृंखलन। कहता है ससंयोजी आबंध की प्रकृति कार्बन को बड़ी संख्या में यौगिक बनाने में गुण देता है। तो इस प्रकार से गुण होता है। दूसरी बात अगर बात करें तो दूसरा होता है चतुस्संयोजकता। अब चतुस्संयोजकता क्या होता है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4। कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होते हैं, अतः इसके कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध की क्षमता होती है, और इसी गुण वाले यानी इसी गुण को कार्बन के चतुस्संयोजकता कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक कार्बन है और कार्बन को कई सारे यानी कि 4 हाइड्रोजन के साथ में क्या करना हो, यानी आबंध बनाना हो, तो इस तरह 4 गो, यानी कार्बन के एक ही कार्बन है और 4 तरफ से आबंध बना रहा है, क्योंकि इसका संयोजकता 4 है तो 4 आबंध बिल्कुल बनाएगा। तो इसी गुण वाले कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे? चतुस्संयोजकता कहेंगे। क्या कहेंगे? चतुस्संयोजकता कहेंगे। क्लियर? चलिए आगे हम लोग देखेंगे। और अगला होता है कार्बन के बंध में कुछ गुण। अब कार्बन के बंध में कुछ गुण जानेंगे, आगे समझाते हैं, पहले यहां समझिए। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन के द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं। प्रबल माने कमजोर होते हैं। जब भी अधिकतर, कई सारे, अधिकतर मतलब ज्यादातर, अधिकतर मतलब क्या होता है? ज्यादातर, यानी ज्यादातर तत्व कार्बन के साथ जब आबंध बनाएगा तो अत्यंत प्रबल मतलब सबसे ज्यादा कमजोर होता है। अधिकांशतः कमजोर होते हैं, कुछ बरियार हो तो बात की अलग है, लेकिन अधिकांशतः क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, जिसके फलस्वरूप यौगिक अतिशय रूप लेता है, अस्थायी होते हैं। दूसरी बात समझता है, कहता कार्बन के द्वारा प्रबल, यानी प्रबल जो होते हैं कमजोर होते हैं, कहता कार्बन के द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण एक कारण का छोटा होता है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण ये होता है कि इसका आकार छोटा छोटा होते हैं, और इसका आकार छोटा होने के कारण इसके बीच के अंतरा अणुक बल कम होने के कारण इसके बीच के रिक्त स्थान जो होते हैं ये भी कम होते हैं, जिसके वजह से इसका आकार छोटा होता है, और इसके द्वारा ये क्या होते हैं? प्रबल यानी कि कमजोर आबंध बनते हैं। तीसरा नंबर बात कहता है कि इसके कारण क्या होता है? इसका कारण और भी होते हैं कि इलेक्ट्रॉन के सहभागी
युग्मों को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। इसका ऐसा नहीं कि पूरा शरीर है, इसका पूरा बाहरी कक्षा वाला पकड़े रहता नहीं, इसका केवल कार्बन का क्या है, उसके नाभिक है वो सिर्फ पकड़ के रखता है। तो नाभिक कितना देर पकड़ के रखेगा, बीच वाला चीज है, कभी भी टूट सकता है, किनारे से पकड़ के रखे तब जाकर बढ़िया होता है। तो नाभिक है जो पकड़ करके रखता है, जिससे ये मजबूती इसका होता है जो प्रबल की तरह होता है। अगली बात कहता है कि बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आवरण तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। जो बड़े परमाणु वाले जो तत्व बनते हैं वो अत्यंत दुर्बल, दुर्बल माने ए बरियार, मजबूत बड़ा होता है। बाकी सब तो कमजोर होते हैं, अधिकांश ज्यादातर कमजोर होते हैं, कुछ जो होते हैं थोड़ा बहुत वो क्या होते हैं, बरियार यानी दुर्बल होते हैं, यानी कि ये मजबूत होते हैं, मजबूत कर सकते हैं, मजबूत होते हैं, यानी दुर्बल माने क्या कर सकते हैं, मजबूत होते हैं। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे। अब अगला नंबर जो पॉइंट आता है कि कार्बन के द्वारा यौगिक और अन्य दूसरे बड़े यौगिकों के द्वारा जो बने यौगिक होते हैं उसमें क्या अंतर होते हैं। तो उसमें जो अंतर होते हैं ये समझिए कि कार्बन के द्वारा प्रबल आबंध का निर्माण, और एक कारण ये होता है कि इसका आकार छोटा होता है। बिल्कुल सही बात है, कार्बनों के द्वारा जो आबंध बनते हैं वो प्रबल होते हैं। किसका कारण क्या है कि इसका आकार छोटा होता है। इसका क्या होता है, कमजोर यानी होने का इसका क्या होता है कारण, क्या कि ये बिल्कुल कमजोर होता है यानी आकार छोटा है, यानी इसके आकार छोटा होने की वजह से ये प्रबल यानी कमजोर होते हैं। दूसरी बात इसी में कह रहा है कि इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म को नाभि है जो मजबूती से पकड़ता है। कौन पकड़ता है, नाभि मजबूती से पकड़ता है, जिसके कारण ये कमजोर होता है। तो दो कारण हो गया। और तीसरी बात समझिए, इसमें जो अंतर होता है, जो सुनिए अंतर, कि बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। ये दुर्बल होता है, जो बड़े वाले होते हैं वो दुर्बल होते हैं यानी मजबूत होता है, और छोटे वाले कमजोर होते हैं क्योंकि वह प्रबल होते हैं और कमजोर होते हैं यानी कि छोटा होता है जिसकी वजह से। तो इस तरह से अगला नंबर 5 जो होता है ये हम लोग समझेंगे, कार्बन द्वारा बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्मित होना। अब कहता है कि कार्बन के निम्नलिखित गुण, निम्नलिखित मतलब नीचे गुण कुछ दिया हुआ है, इन गुण के कारण बड़ी संख्या में कार्बनिक यौगिक बनते हैं, यानी बहुत ज्यादा संख्या में कार्बनिक यौगिक बनते हैं। जिसमें पहला आता है बाबू सहसंयोजी आबंध का बनना। सहसंयोजी आबंध के बनने के गुण के कारण की बात करें तो कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करता है। तो वो तो यहाँ पर भी बात किया कि बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण करेगा, तो इसी को बताना है कि सहसंयोजी आबंध बनने के गुण के कारण, यानी सहसंयोजी आबंध बनने का गुण के जो कारण है उसकी कारण क्या है कि कार्बन बड़ी संख्या में यौगिकों का क्या करता है, निर्माण करता है। ज्यादा यौगिक का निर्माण करेगा तो बहुत ज्यादा अति का मतलब बहुत ज्यादा यौगिक बनेगा ही बनेगा। साथ में ये भी बात करता है श्रृंखलन और चतुस्योजकता। तो ये दोनों बात हम पहले ही देख लिए थे कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बंध बनते हैं वो बहुत ही मजबूत और अस्थायी होता है। ये दोनों के बीच में जो बंध बनते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं और क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसके कारण क्या है कि कार्बन से ही कार्बन एक दूसरे से जुड़कर बड़ी संख्या में यौगिक देता है। और चतुष्फलन की बात करें तो ये चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के अथवा कुछ अन्य जो यौगिक होते हैं उसके संयोजक तत्वों से परमाणुओं के साथ आबंध बनाते हैं, और इसकी क्षमता होती है जिसके कारण ये बड़ी संख्या में यौगिक का बनाते हैं। तो ये दो बात था, तो दोनों बात बिल्कुल क्लियर याद रखेंगे। अगली बात आता है जो इस दोनों के बीच में अंतर की बात। तो अंतर हम लोग देखेंगे कि अंतर किस प्रकार का है। तो देखिए संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक दोनों के बीच में अंतर, यानी कहता हाइड्रोकार्बन, कहता कि वे सभी कार्बन जो यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोकार्बन से बनते हैं, वे सभी कार्बनिक यौगिक जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोकार्बन से बनते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जितना कार्बन रहेगा और जितना हाइड्रोजन रहेंगे, ये कार्बन और हाइड्रोजन से सिर्फ अगर कोई बनता है यौगिक उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त यौगिक या एक असंतृप्त यौगिक। समझिएगा संतृप्त यौगिक किसे कहेंगे, तो इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल आबंध होते हैं, उसे संतृप्त यौगिक कहते हैं, और इसमें द्वि आबंध होते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक कहेंगे। दूसरी बात यहाँ पर कहता है कि इसमें प्रतिस्थापना अभिक्रिया होती है और इसमें संयोजन अभिक्रिया होती है। इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया और इसमें संयोजन अभिक्रिया। संतृप्त में प्रतिस्थापन, असंतृप्त में संयोजन अभिक्रिया। क्लियर। अब संतृप्त में तीसरा का समझेंगे, ये असंतृप्त यौगिक के तुलना में कम अभिक्रियाशील होते हैं।
जो संतृप्त होते हैं वो असंतृप्त से कम अभिक्रियाशील होता है, और ये जो होता है ये असंतृप्त से तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। ये कम अभिक्रियाशील होते हैं और असंतृप्त अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अगला नंबर, चौथा नंबर होता है उदाहरण के लिए एल्केन, और इसमें उदाहरण के लिए बात करें तो एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से यहाँ तक आपका ये पूरा का पूरा आपका समझिए सकते कि ये परिचय की तरह ये आपका पूरा डिफिनेशन था, थ्योरी था। और हाँ, इसके बाद वाली जो कहानी आता है ये आपका ओरिजिनल कहानी आईयूपीएससी नेम या नामकरण वगैरह जो आएगा वो सारे के सारे अगले नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलने वाला है, तो उसको देखना बिल्कुल ना भूले। वो चीज आपके सामने बिल्कुल अगले नेक्स्ट वाला क्लास में बिल्कुल प्रस्तुत होने वाले हैं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, ताकि अगला वाला वीडियो भी आपको मिलते रहेगा। और साथ में इसके पीछे वाला वीडियो अगर ना देखते हैं तो पीछे वाला वीडियो जरूर जाकर देखिए। अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।